शेख शमसुद्दीन साहब जो थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम था मोसेस ऑन द माउंट ऑफ गॉड। लेकिन वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बना लिया कि वो उनकी ज़िंदगी का आखिरी प्रोजेक्ट हो गया। इतनी ज़्यादा विविधता है हमारे काम में कि 10 हाथ लगते हैं, लेकिन वो आपको आखिर में महसूस नहीं होता है कि वो 10 हाथ का काम है या 1 हाथ का काम। हुनर की रंगत, हाथ का करिश्मा और मेहनत का पसीना, ये 3 चीज़ों की चमक नज़र आती है इस खास एम्ब्रॉयडरी में, जिसे जरदोज़ी के नाम से जाना जाता है। शाही परंपराओं का हिस्सा रह चुका जरदोज़ी का काम आज फैशन के गलियारों में फेमस है। ये कढ़ाई मुगल शासनकाल के दौरान काफ़ी फेमस हुई। सोने और चांदी के तारों से की जाने वाली ये कढ़ाई आज चमकीले धागों से की जाती है। जरदोज़ी की कढ़ाई वेलवेट, रेशम, साटन के कपड़ों पर होती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आगरा में जरदोज़ी की कढ़ाई के लेजेंडरी रहे शेख शमसुद्दीन साहब। जरदोज़ी के एक प्रोजेक्ट को तैयार करते हुए उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। उनके काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। आज उनकी विरासत और उनकी खूबसूरत कढ़ाई को जारी रखे हुए हैं उनकी नई पीढ़ी, उनके पोते फैज़ान उद्दीन। आइए जानते हैं इस कढ़ाई के बारे में, कैसे किया जाता है जरदोज़ी का काम और हैंड एम्ब्रॉयडरी के लेजेंडरी रहे शेख शमसुद्दीन साहब के बारे में। मैंने भी अपना एमकॉम किया है और फॉरेन लैंग्वेज में मैंने अपनी मास्टर्स करी है। मैं फ्रेंच लैंग्वेज में मास्टर्स कर चुका हूँ। कई यूनिवर्सिटीज़ में मैंने गेस्ट लेक्चर्स दिए हुए हैं। मैंने ये काम अपने ग्रैंडफादर शेख शमसुद्दीन साहब उनसे ही सीखा है और अपने पिताजी से सीखा है, श्री रईसुद्दीन साहब से। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है कि एक शो होता है फ्रांस में हर साल। उस शो का नाम है लिग्वी ऑफ फेथ, जिसका अंग्रेज़ी में जो ट्रांसलेशन है उसका है फेस्टिवल ऑफ नीडल्स। तो ये शो जो करा जाता है, ये पूरा शो होता है एम्ब्रॉयडर्स के ऊपर। दुनिया के जो फाइनेस्ट एम्ब्रॉयडर्स हैं उन्हें इनवाइट करा जाता है। वो उस शो में पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें अपने वर्क ऑफ आर्ट्स का डिस्प्ले करते हैं। तो मेरे लिए एक बड़ी एक खुशनसीबी कहूँ और मेरे लिए इट्स एन ऑनर फॉर मी कि 2015 का जो शो था उनका लिग्वी ऑफ फेथ जो पेरिस में होता है, उस शो में उन्होंने मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया था। और ये बीइंग एन इंडियन मेरे लिए बहुत बड़ा एक ऑनर है और बीइंग एन आर्टिस्ट मेरे लिए बहुत बड़ा एक ऑनर है। जरदोज़ी जो है वो एक पर्शियन लैंग्वेज से, जो कि ईरान के अंदर बोली जाती है, वहाँ से लिया गया है। ज़र के मायने होते हैं गोल्ड और दोज़ी के मायने होते हैं जो काम करा जाता है। तो जो भी काम गोल्ड से होता था, जो भी कारीगरी गोल्ड से होती थी, उसको जरदोज़ी कहा जाता था। जरदोज़ी का जो काम था वो हिंदुस्तान में लाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है नूरजहां ने। वो एक महारानी थी, उनके लिए सोना चांदी सब कोई मायने नहीं रखता था। तो उस ज़माने में जितना भी काम होता था वो सब सोने के तारों से होता था, इसलिए उसको जरदोज़ी कहा जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ क्योंकि राजघराने ख़त्म हो गए, फिर वो नवाबियत और जितने भी ये महाराजा थे वो भी ख़त्म हो गए, तो वो सोने से हट के वो चांदी पे आ गया काम। और आज के ज़माने में क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जरदोज़ी के काम में अलग अलग सेंटर्स हैं जहाँ से हम रॉ मटेरियल को सोर्स करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो सूरत एक ऐसा शहर है जहाँ से हमारा सारा ज़री आता है, मेटेलिक थ्रेड्स जिसको बोलते हैं। बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहाँ से हमारा सारा सिल्क आता है, जितनी भी सिल्कन थ्रेड्स हैं। दिल्ली एक शहर है जहाँ से हमारी सारी वेलवेट्स आती हैं। जवाहरात हमारे सब जयपुर से आता है। जो हमारे कुछ कस्टमर्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमारा चांदी का काम बनता है, वो सब हमारा जयपुर से या कलकत्ता से आता है। इसी तरह हमारा जो कस्टमर्स हैं
सारे कस्टमर्स हमारे हिंदुस्तान के नहीं है, हमारे 80% कस्टमर जो हैं वो ओवरसीज़ बायर्स हैं हमारे, स्पेशली अमेरिका और यूरोप के। तो इंडिया के अंदर भी अब बहुत बड़ी मार्केट डेवलप हो रही है जो यहाँ से हम लोगों का सारा माल ख़रीद रहे हैं और अलग अलग चीज़ों में ये 3D एम्ब्रॉयडरी की आर्ट को यूज़ कर रहे हैं। एम्ब्रॉयडरी का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी और लेंदी होता है जो एक रेगुलर एम्ब्रॉयडरी से होता है। शेख शमसुद्दीन साहब जो थे उन्होंने एक यूनिक टेक्निक इन्वेंट करी थी जिसको 3D एम्ब्रॉयडरी बोलते थे। आखिर ये हुआ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम था मोसेस ऑन द माउंट ऑफ गॉड। ये प्रॉफिट मोसेस के ऊपर इन्होंने एक तस्वीर बनाई जिस तस्वीर को तकरीबन इनको बनाने में 14 साल लगे। मेरे पिताजी ने उन्हें मना किया था, श्री रईसुद्दीन साहब ने, कि आप ये तस्वीर मत बनाइए क्योंकि ये रिलीजियस सब्जेक्ट है और हो सकता है किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो। मुस्लिम्स में मोहम्मद साहब को मानते हैं, क्रिश्चियंस जो हैं वो प्रॉफिट क्राइस्ट को मानते हैं वो। इसी तरह ज्यूज़ जो हैं वो मोसेस को मानते हैं। लेकिन वो आर्टिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है ऐसा कि मैं इस तरह बनाऊंगा कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। लेकिन वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बना लिया कि वो उनकी ज़िंदगी का आखिरी प्रोजेक्ट हो गया। और उस प्रोजेक्ट की कामयाबी ये रही कि उसको बाकायदा एक फेस्टिवल ऑफ इंडिया श्री राजीव गांधी ने करवाया था, जिसमें उस ज़माने में अमेरिका में रोनाल्ड रेगन US प्रेसिडेंट थे। तो रोनाल्ड रेगन ने उसको बुलाया, फेस्टिवल ऑफ इंडिया अमेरिका के अंदर करवाया और उस तस्वीर को 6 महीने के लिए बुलाया गया था। लेकिन आप ये देखिए हैरत की बात कि पूरा फेस्टिवल ऑफ इंडिया ख़त्म हो गया था लेकिन वो तस्वीर जो थी वो 2.5 साल तक रही अमेरिका में। और 2.5 साल के बाद फिर वो तस्वीर को वापस यहाँ पे मेरे फादर ने अपनी कोशिशों से उसको बुलवाया, मंगवाया उसे। जब वो तस्वीर अमेरिका में थी तो मेरे ग्रैंडफादर, क्योंकि शो चल रहा था तो मेरे ग्रैंडफादर भी अमेरिका में ही चल रहे थे। तो एक वक्त रात की बात है कि वो रात को अच्छे भले सोए थे लेकिन जब सुबह उठे तो उनकी आंख में रेटिना डिटैच हो गया था। और उन्होंने फिर इंडिया, उस ज़माने में ट्रंक कॉल होती थी, उन्होंने इंडिया में कॉल करा, मेरे पिताजी से बात हुई और उनसे बोला कि रईस मुझे ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरे पिताजी समझे कि ऐसा सुबह के टाइम पे होता है, आमतौर पे आँख थोड़ी चिपक जाती है तो इसलिए नहीं दिख रहा। तो उन्होंने कहा भाई आप अपनी आई वॉश कर लीजिए और नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कहने लगे कि नहीं मेरी आँख में रोशनी नहीं है। तो मेरे पिताजी ने उसी वक्त अमेरिकन एम्बेसी से कांटेक्ट करके अमेरिका जाने का अपना प्लान बनाया। वो अमेरिका विद इन अ वीक पहुँच गए। उस ज़माने में अमेरिका में शिकागो में जो आँखों के बेस्ट डॉक्टर थे उनसे उनका ट्रीटमेंट हुआ, जिसको पूरा गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका भी मॉनिटर कर रही थी और इंडियन गवर्नमेंट भी मॉनिटर कर रही थी। उनका ट्रीटमेंट हुआ और ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई उनकी आँख की। सर्जरी होने के बाद वो कामयाब नहीं हुई। वो डॉक्टर साहब जो थे वो अमेरिका के उस ज़माने के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर माने जाते थे। उन्होंने फिर मेरे पिताजी से बोला कि मैं इनका एक और बार ट्राई करूँगा और फिर देखते हैं हम इनकी आँखों की रोशनी आती है कि नहीं आती है। जब उन्होंने तकरीबन महीने भर तक के बाद उन्होंने दोबारा ऑपरेशन को ट्राई किया, उसके बाद भी आँखों की रोशनी नहीं आई। जब नहीं आई तो डॉक्टर साहब बड़े असमंजस में थे और डॉक्टर साहब बड़े परेशान थे क्योंकि उनके जितने भी रेटिना के उस ज़माने में ऑपरेशंस थे वो लगभग कामयाब हो गए थे। लेकिन उन्होंने फिर मेरे पिताजी से पूछा कि ऐसी क्या वजह है कि इनकी आँखों की रोशनी नहीं आ रही है और आपके फादर ऐसा क्या काम करते थे। मेरे फादर ने बताया कि साहब ये आर्टिस्ट हैं और ये काम काफ़ी करते हैं और 12 घंटे 15 घंटे काम कर लेते हैं ऑन एन एवरेज। तो उन्होंने जवाब दिया कि साहब 12 घंटे या 15 घंटे वाले की आंखों की रोशनी ऐसे नहीं जाएगी, ये कुछ और भी काम करते हैं। तो मेरे पिताजी को ऐसे दिमाग में कुछ बात आई नहीं, तो उन्होंने एक सवाल पूछा मेरे फादर से कि इन्होंने हाल फिलहाल में कोई ऐसे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर तो काम नहीं किया जो थोड़ा सा जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ इनको आँखों का जोर लेना था। तो मेरे फादर के एकदम जहन में स्ट्राइक कर गया कि इन्होंने अभी मोसेस बनाए थे। वो मेरे फादर ने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे फादर ने मोसेस बनाए हैं जिसमें उन्होंने 18-18 20-20 घंटे काम किया है। तो उन्होंने फिर मेरे फादर से कहा इनकी आंखों की रोशनी अब नहीं आएगी और मैं अपना जितना ट्राई करना था कर चुका। शेख शमसुद्दीन साहब जो थे या और भी उस ज़माने के हिंदुस्तान के जो आर्टिस्ट थे उन सबको पॉपुलर करने में एक रोल रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का।
क्योंकि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस हुई थी तो उसके बाद यूरोप से और अमेरिका से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो गेस्ट होते थे वो उनका रेगुलर आना जाना रहता था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक तरीका था कि जब भी कोई गेस्ट आता था तो वो यहाँ से कॉल करते थे और उनको इंट्रोड्यूस करते थे, मीट माय आर्टिस्ट, यू हैव माइकल एंजेलो इन यूरोप एंड वी हैव शम्स इन एशिया। तो मेरे ग्रैंडफादर ने उनसे बोला कि पंडित जी आप सबसे ये बोलते हैं कि यूरोप में माइकल एंजेलो है, शम्स एशिया में है, तो आप मेरी तो उनसे बराबरी कर देते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि शम्स तुम्हें क्या दिक्कत है इससे? तो कहने लगे साहब मुझे दिक्कत कुछ नहीं है, मैं तो खुद माइकल एंजेलो को अपना गुरु मानता हूँ। तो बहुत ज़ोर से मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते हैं कि मेरी नज़र में तुम माइकल एंजेलो से भी ऊपर हो, क्योंकि माइकल एंजेलो का एक पर्टिकुलर एक सेगमेंट था काम का, लेकिन तुम्हारा एक कोई बाउंड्री नहीं है, तुम बहुत बड़ा सेगमेंट है तुम्हारा काम का और तुम माइकल एंजेलो से बढ़ के काम करते हो। तो इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ मीट माय आर्टिस्ट। तो यहाँ से इसीलिए यूरोप में और अमेरिका में पॉपुलैरिटी हुई और सब लोग पहचाने। तो 1966 में सबसे पहले अमेरिका में एक प्रेसिडेंट हुए लिंडन बी जॉनसन। उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को इनवाइट करा कि मैं आपका काम को अपने वाइट हाउस में देखना चाहता हूँ। तो मेरे ग्रैंडफादर 1966 में यूएस गए और वाइट हाउस के अंदर उनका पहला शो हुआ। उसके बाद 1976 में प्रेसिडेंट फोर्ड आए, जेराल्ड फोर्ड। प्रेसिडेंट फोर्ड ने फिर इस बात को बोला कि साहब मैं चाहता हूँ कि आपका काम, क्योंकि मैंने बहुत सुना है और वाइट हाउस में देखा भी है, तो मैं और चाहता हूँ आपका काम देखना। तो 1976 में मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर दोनों अमेरिका गए और वाइट हाउस में इनका दोबारा शो हुआ। तो मेरे ग्रैंडफादर इतने इम्प्रेस्ड हुए कि उन्होंने उनसे चलते में बोला कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको भी एम्ब्रॉयडरी में बनाऊं। तो वो ज़ोर से मुस्कुराए, कहते हैं कि ठीक है, आप आज से लग जाइए इस मिशन पे और मैं आपको दोबारा इनवाइट करूंगा। फिर 1990 तक वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर लगे और उन्होंने 5-6 साल में तकरीबन वो उनकी पेंटिंग को तैयार करा। फिर उस ज़माने में प्रेसिडेंट साहब अपनी सीट से हट चुके थे, लेकिन मेरे फादर ने रोनाल्ड रेगन साहब से अपॉइंटमेंट लिया और 1993 में वो वक्त आया जब वो तस्वीर लेके मेरे फादर यूएस पहुंचे और मेरे फादर को गले लगाया और फिर सारे फोटोग्राफर्स से बोला कि अब तुम फोटोग्राफ लो। तब मेरे फादर से बोलते हैं कि तुम्हारे फादर जब 1984-85 में मुझसे मिले थे, उन्होंने हार्डली मुझसे 4-5 मिनट की मुलाकात करी थी और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जितना मैं हैंडसम नहीं उससे ज़्यादा उन्होंने मुझे हैंडसम बनाया। और मेरी एक चीज़ है जो आज तक किसी ने नोट नहीं करी थी, किसी आर्टिस्ट ने, वो तुम्हारे फादर ने 3-4 मिनट में नोट कर ली, वो है मेरे दांत। रोनाल्ड रेगन जो थे तो उनके दांत हल्के से पीले किस्म के थे, तो मेरे ग्रैंडफादर ने जो तस्वीर बनाई थी वो एग्जैक्टली वही दांत बनाए पीले। तो वो इतने खुश हुए कि उन्होंने बोला कि साहब मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत आर्ट कभी नहीं देखी। जो प्रेसिडेंट फोर्ड थे, जब उन्होंने उनको इनवाइट किया तो बाकायदा उसका एक एक्नॉलेजमेंट के लिए उन्होंने एक मेरे ग्रैंडफादर को लेटर लिखा, जिसको 1976 में अगस्त 19 में उन्होंने भेजा और उसका उन्होंने थैंक्स का लिखा। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा इधर। उसका उन्होंने थैंक्स का करा कि आपने जो एक बहुत अच्छा एक पोर्ट्रेट बनाया था मेरे ग्रैंडफादर ने अब्राहम लिंकन का, जो कि उन्होंने 1976 में प्रेसिडेंट फोर्ड को प्रेजेंट किया था वाइट हाउस में जाके। रोनाल्ड रेगन साहब इतने खुश हुए कि वो उन्होंने अपनी पर्सनल टॉक्स शुरू करी मेरे फादर से और मेरे फादर से कहने लगे कि भाई मेरी वाइफ है नैन्सी रेगन है, उनका बर्थडे आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे तुमने मेरे लिए कुछ बनाया है मेरे वाइफ के लिए भी बनाइए। तो मेरे फादर ने एक ज्वेलरी बॉक्स इन्वेंट करा ख़ासतौर से नैन्सी रेगन के लिए। प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने मेरे फादर और ग्रैंडफादर को एक थैंक्स का नोट भेजा और उसमें लिख के भेजा है कि थैंक यू फॉर द वार्म बर्थडे विशेस यू सेंड एंड फॉर रिमेम्बरिंग मी एंड माई वाइफ बर्थडे। मलेशिया में एक बड़े मशहूर प्राइम मिनिस्टर हुए हैं डॉक्टर महातिर मोहम्मद, जिनको लोग आमतौर पे कहते हैं कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ मलेशिया, ही इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न मलेशिया। तो उनको मेरे ग्रैंडफादर ने एक तस्वीर दी थी, एक पीकॉक पैनल दिया था
जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इधर, जिसका एक एक्नॉलेजमेंट का उसका लेटर उन्होंने भेजा। और वो इतने खुश थे इस काम को देख के कि उन्होंने भी मेरे ग्रैंडफादर से बोला कि भाई मैं चाहता हूँ कि इस काम को हम मलेशिया में यूनिवर्सिटीज़ में इंट्रोड्यूस करें। जिससे कर मैं नाम आपको बताऊँ तो इनको स्पेशल अवार्ड मिला था जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था। इनको नेशनल अवार्ड मिला जो कि इंदिरा गांधी ने दिया था। इनको यश भारती मिला जो कि श्री मुलायम सिंह साहब ने दिया था। यश भारती में जो अवार्ड दिया गया था तो वो मेरे ग्रैंडफादर के नाम पे ही उस जगह का, जो पुरानी जगह है जहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर ने सारा काम शुरू किया है, उस पूरे एरिया का नाम शम्स मार्ग रख दिया गया है। उसके बाद 1989 में एक इनको अवार्ड मिला था पद्माश्री, जो कि आर वेंकटरमन साहब उस ज़माने में प्रेसिडेंट हुआ करते थे और उन्होंने ये अवार्ड दिया था पद्मश्री इस काम के लिए। और हिंदुस्तान में पहली बार किसी भी एम्ब्रॉयडरी वाले को, किसी एम्ब्रॉयडरी के आर्टिस्ट को ये अवार्ड दिया गया था। हमारे पास एक एसोसिएशन आई कि साहब आपका नाम काफ़ी है इस एम्ब्रॉयडरी के काम में, और हम जो है चीफ मिनिस्टर झारखंड हैं हेमंत सोरेन जी, उनको कुछ प्रेजेंट देना चाहते हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि साहब हम चाहते हैं कि उनको उनका पोर्ट्रेट बना के दें। तो हमने कहा कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं इनकी बनाने की। हमने वो पोर्ट्रेट बनाया और एसोसिएशन ने उनको जाके प्रेजेंट किया। तो हेमंत सोरेन जी उस पोर्ट्रेट को देख के, जिस तरह मुझे बताया गया है, इतने ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने तकरीबन पौन घंटे उस पोर्ट्रेट के ऊपर बात करी और एम्ब्रॉयडरी के ऊपर बात करी। और उसके बाद उन्होंने उनसे बोला, उस एसोसिएशन से, कि हम चाहते हैं कि इस आर्ट को, जो यूपी के अंदर एक कैद हुई है, हम उसको झारखंड भी करना चाहते हैं और झारखंड में काम शुरू करें हम। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं, अभी हाल फिलहाल में हिंदुस्तान में जो कई राजघराने हैं, कई रॉयल फैमिलीज़ हैं, जिसमें से एक हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर रॉयल फैमिली है जो बड़ौदा की रॉयल फैमिली है, गायकवाड़ फैमिली है। गायकवाड़ फैमिली में जो इस वक्त हर हाइनेस है, जो क्वीन है, उनका नाम है राधिका राजे, मिसेस राधिका राजे। तो राधिका राजे जी तो थी, उन्होंने मेरे काम के बारे में और हमारी फैमिली के बारे में काफ़ी कुछ सुना। उन्होंने हमें इनवाइट किया और मुझे अपने पैलेस में ख़ास तौर से एज अ गेस्ट बुलाया। और अब वहाँ पे हम उनके साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उनके साथ काम कर रहे हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि हिंदुस्तान में इस तरह के लोग हैं जो कम से कम इस चीज़ को समझते हैं कि आर्टिजन्स अगर ख़त्म हो जाएंगे तो हिंदुस्तान का एक कल्चर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आर्ट ही आपका कल्चर बताता है। जिस भी कंट्री का अगर कल्चर देखना हो तो उस कंट्री की आर्ट को देखिए आप, वहाँ के लोगों के खान पान को देखिए, तो उससे उस कंट्री का कल्चर पता चलता है। आज मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि हिंदुस्तान में कई रॉयल फैमिलीज़ और कई बिजनेस फैमिलीज़ हैं जिन्होंने एक तरह से आर्टिस्ट को अडॉप्ट किया है और आर्टिस्ट के काम को अडॉप्ट किया है और उनके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि इस आर्ट को ज़िंदा रख सकें। और जरदोज़ी अपने आप में ही एक बड़ी महंगी एक कारीगरी है, जिसकी मेहनताना भी कारीगर का बहुत महंगा है। और आज के ज़माने में लोग इस तरह के काम को करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हम दिन भर अपने मजदूरी करें, आंखें हम इसमें लगाएं, मेहनत करें और हमें दिन भर की मजदूरी में 500-600 रुपये मिलते हैं, जो कि उनके हिसाब से बहुत कम है। अब वो चाहते हैं कि वो बच्चों को किसी दूसरी लाइन में डालें ताकि वो बच्चा जो है वो जल्दी पैसा कमाए, और इस काम से वो अलग हट चुके हैं। तो इसी वजह से जरदोज़ी के काम में महंगाई की वजह से थोड़ा काम में गिरावट आई है। मेरा नाम शफीक खान है। आज ना मैं ये जरदोज़ी का काम करता हूँ। ये कम से कम 40 साल हो गए काम करते हैं। यहाँ करीबन इस फैक्ट्री के अंदर 20 साल हो गए काम करते। जी एक्सपीरियंस तो ऐसा है, इस काम के अंदर ये काम बहुत सफाई सुथराई का, और इस काम में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो निगाह की पड़ती है। हमें हर अपनी आँखों को जो है हर 6 महीने के बाद में टेस्ट कराना पड़ता है, साल भर के बाद में 6 महीने के बाद, जिससे हमें अपना जो आइस लेंस जो है चश्मा वगैरह इसको हमें चेंज कराना पड़ता है। अभी हम उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उनके योगदान से
और उनकी सरपरस्ती में हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हम लोग कई स्कीम्स के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि जो नए बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, जो कॉलेजों से और यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, हम उनको ट्रेनिंग दें और उनको इस काम को सिखाएं। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा कल्चर ज़िंदा रहेगा तो हम ज़िंदा रहेंगे, हमारी आर्ट ज़िंदा रहेगी तो हम ज़िंदा रहेंगे, हमारा वजूद ही इसी से है। तो हम अभी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड हम हर साल ट्रेनिंग देते हैं लोगों को। यूरोप से, अमेरिका से, स्कैंडिनेवियन नेशन से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, मिडिल ईस्ट से लोग आते हैं और हमसे ट्रेनिंग्स लेते हैं, हमसे काम सीखते हैं। हम भी हर साल जाते हैं, हर साल हमारा एक ट्रिप यूरोप का लगता है। हम सिर्फ इसी काम को सिखाने के लिए जाते हैं। बिजनेस में, कारोबार में, किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा ही अंधेरे को मिटाती है। इसी तरह अगर मैं अपने काम के बारे में आपको बताऊं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जहाँ पे हर तरह के फूल हैं और एक ही गुलदस्ते में सब बंधे हुए हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे काम में भी यही एक फॉर्मूला है कि मेरे चाहे सप्लायर्स की बात करूं, चाहे बायर्स की बात करूं, चाहे मेरे फैक्ट्री यूनिट के अंदर जो मेरी टीम है मैं उनकी बात करूं, हमारे काम में सब लोग जुड़े हुए हैं। चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हों, चाहे हमारे हिंदू भाई हों, चाहे हमारे क्रिश्चियन भाई हों, कहीं ना कहीं किसी न किसी का कुछ योगदान है। जैसे कि अगर मैं कुछ एक नाम आपको बताऊं, हमारे जितना भी रॉ मटेरियल सप्लाई होता है वो हमारे सब हिंदू भाइयों से होता है। और हमारे यहाँ फैक्ट्री के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी बनती हैं जिसको करने के लिए हमारे यहाँ सारे हिंदू भाई लगे हुए हैं और हमारे कारीगर जो हैं वो सब मुस्लिम भाई हैं। तो इसको मैं अंग्रेज़ी में अगर कहूँ तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी मैं इसको बोल सकता हूँ। और इतनी ज़्यादा विविधता है हमारे काम में कि 10 हाथ लगते हैं लेकिन वो आपको आखिर में महसूस नहीं होता है कि वो 10 हाथ का काम है या 1 हाथ का काम है। ये जरीबी जो कहलाती है दरदोजी, ये दरदोजी कहलाती है। इसमें रेशम और मेटल का काम है। इसको हम पहले टीए पे जमाते हैं, उसको तनाते हैं, फिर उसके ऊपर हम सिल्क लगाते हैं। सिल्क के बाद में फिर हमारा काम शुरू होता है। उसमें हमें गिजाई आती है हमारे यहाँ मटेरियल, उसको हमें बटना पड़ता है। फिर हम उसकी टाकल करने के बाद सुई से वो हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये तैयार डिज़ाइन होने के बाद में इसको हम कॉलेट बोलते हैं, जवार का। जो जवार जो लगा है इसको कॉलेट बोलते हैं। हम कॉलेट लगाते हैं, उसके बाद में फिर काम होता है इसके ऊपर। उसके बाद फिर हम ये मोती लगाते हैं। मोती के बाद फिर इस पर भी काम होता है। फिर जाके ये दर्जी के यहाँ जाता है, वहाँ कंप्लीट होता है। वहाँ से वापस आने के बाद हम इसकी सफाई करते हैं, वो फाइनल पैक करते हैं फिर इसको हम। ये जो आप देख रहे हैं इधर, इसको ज्वेल्ड कार्पेट बोलते हैं। ये जिस तरह से इनकी ज्वेल्ड कार्पेट है, इसके अंदर तकरीबन 15,000 कैरेट के जो स्टोन्स हैं, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिक्स करके लगे हुए हैं, जिसमें कि स्टार रूबी भी है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हुए तकरीबन हमें 5 साल हो गए हैं और अभी इसमें थोड़ा वक्त और लगेगा इसमें। तो ये मैं ख़ास तौर से साईं बाबा के ऊपर लाना चाहूँगा। ये शिरडी में कोई एक ट्रस्ट है, उन्होंने हमें इसका एक ऑर्डर दिया था कि आप साईं बाबा जी को 3D एम्ब्रॉयडरी में बनाइए, डेवलप करिए। तो हमने इनको, आज ही ये तैयार हुआ है और आज ही ये साईं बाबा का फॉर्चुनेट है हम कि हम इसको दिखा पा रहे हैं आपको। जैसे ये टाइगर का मैं अगर आपको पीस दिखाऊं, तो ये मेरे यहाँ का वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्ट है। इसके अंदर ख़ास बात ये है कि जैसे हम थ्रेड्स को लेते हैं, क्योंकि रेशम हमारा एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे काम का। तो अगर हम थ्रेड्स को लेते हैं तो अगर आप किसी भी थ्रेड को खोलेंगे तो उसमें से 3 प्लाई निकलती हैं। तो उसकी जो सिंगल प्लाई होती है, ये उस सिंगल प्लाई से बना हुआ है और स्टिचेस ऑन स्टिचेस करके इसको 3D इफेक्ट दिया जाता है। इसकी ख़ास बात ये है
इस टाइगर को आप कहीं भी मूव करेंगे, आप कहीं भी हॉल में मूव होंगे, ये टाइगर आपको फॉलो करेगा, इसकी आइज़ आपको फॉलो करेंगी। ये थे हमारे साथ फैज़ानुद्दीन, जिनके लिए जरदोज़ी का काम सिर्फ एक कढ़ाई ही नहीं, उनकी ज़िंदगी जीने का एक ज़रिया है। इस वीडियो में उन्होंने बताया इस कढ़ाई के बारे में, कैसे की जाती है, इसका इतिहास क्या है और अपने ग्रैंडफादर के बारे में। ऐसी ही इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग और खूबसूरत स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए DNN 24। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।